अगर आज से 20 साल पहले हमारी कॉन्वर्सेशंस में कहीं आरी का जिक्र होता तो आपका पहला थॉट जो आपके दिमाग में आता वो होता एक सस्ती एवी एवी सी बनी हुई ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड का बस एक शैडो जैसा लगने वाला ब्रांड। और आता भी इसलिए क्योंकि बेसिकली इंग्लैंड ने ये ब्रांड इंडिया में सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि वो यहां से कंपोनेंट्स और इंजन्स जो है एक्सपोर्ट कर सके। आज हम जानेंगे रॉयल एनफील्ड की एक्चुअल रोलर कोस्टर राइड। सा है मौसम। तो आइए चलते हैं इस रोलर कोस्टर राइड पे हमारी अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक के साथ। ऐसे कैसे हो सनम, मिलती कहाँ है हवा जैसी हो तुम, सांसें सुन धड़कनों की धुन कहे अपने सपने। हमने ये एरिया इसलिए चुना है बिकॉज वी लव ऑफ रोडिंग एंड वी लव रॉयल एनफील्ड। इन 1955 रॉयल एनफील्ड के लिए इट मेड मोर सेंस टू बिल्ड द एंटायर बाइक इन इंडिया। और 1971 में एकदम से सारे राइट्स, नेम्स, मॉडल्स, सब कुछ जो आरी यूके के पास था वो इंडियन सब्सिडरी के पास आ गया। इंडिया में बाइक उस टाइम पे काफी पॉपुलर थी और इंडिया की पॉपुलेशन के डिमांड के हिसाब से आरी बाइक्स बनाता गया और बेचता गया। बट जापानीज बाइक्स की एंट्री ने सारी गेम पलट दी। आरी का चस्का लोगों में थोड़ा सा कम हो गया और फिर आरी की इमेज एक चीपली बिल्ड, अनरिलायबल और खासकर की राइडिंग कम्युनिटीज जो वर्ल्ड वाइड थी उसमें भी इतनी अच्छी थी नहीं। 1990s तक तो उनके सारे एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हो गए और मर्जर विद ईशर ग्रुप इन इंडिया वाज ऑलमोस्ट द फाइनल नेल इन द कॉफिन। हाल ये था कि ये कंपनी बंद होने की कगार पर थी। साल 2000 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। रॉयल एनफील्ड और ईशर खुद एज अ ग्रुप एक स्लंप एक्सपीरियंस कर रहा था। सेल्स कम थी, प्रॉफिट्स तो खैर क्या ही थे और किसी में भी वो विल पावर नहीं दिख रही थी कि आरी को बचा सके। तो भैया विक्रम लाल, सीईओ और फाउंडर ईशर ग्रुप के, अपने बेटे से मिलते हैं जो कि अभी अभी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग करके यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से आ रहे हैं। 26 साल की उम्र में भैया जी सीईओ बन गए रॉयल एनफील्ड के। भाई साहब सिद्धार्थ लाल ने दिन दुगनी रात चौगनी करके आरी के हेडक्वार्टर्स जो कि चेन्नई में है 2000 से 2004 तक काम किया। तब भी जब 2002 में चेन्नई में फ्लड्स आए थे उनकी प्रोडक्शन लाइन बंद थी और चेन्नई में अपने हेडक्वार्टर्स में सिद्धार्थ लाल खुद रह रहे थे। अब वो खुद इंग्लैंड से पढ़ चुके थे और वहां पे उन्होंने देखा कि किस तरह से छोटी कार जो कि पोरली बिल्ड थी कितनी अनइंस्पिरेशनल होती थी ड्राइव करने। बट जब उन्होंने ड्राइव करी नई मिनी, उन्होंने डिस्कवर किया एक फन और वेल बिल्ड स्मॉल कार जो कि एक एब्सोल्यूट बैंगर थी। और यही चीज उनके दिमाग में चमकी, यही डायरेक्शन उनको चाहिए था टू मेक द नियो रेट्रो बाइक्स फन टू राइड। उनकी हैंडलिंग और रिलायबिलिटी इंप्रूव करना बिना आरी के ओरिजिनल एसेंस को सैक्रिफाइस किया। अब नए कॉस्ट कटिंग मेथड से प्रोडक्शन तो एक लाइन पे आ गई थी और लाल ने फुल पावर के साथ आरी और ईशर दोनों को एक परफेक्ट स्पॉट पे लाने की तैयारी कर ली। आरी की बाइक्स में अब फ्यूल इंजेक्शन, गजब ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज, स्मूथनेस और रिलायबिलिटी, ऐसी सब चीजें आ रही थी। पर अब भी इतनी तेजी से सक्सेस नहीं मिल रही थी जैसे लाल ने सोचा था। सेल्स 10 गुना बढ़ने के बाद भी वो स्वाद नहीं आ रहा। अब आता है 2006। 2006 में सिद्धार्थ ईशर ग्रुप के सीईओ बने और उनका फोकस अब आरी को एक नॉर्मल ब्रांड से एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाना था। उन्होंने हार्ड डिसीजंस लेना शुरू किए और 2009 से उनको समझ आ गया कि करना क्या है। 2010 से सारी आरी की बाइक्स एक ही प्लेटफॉर्म पे आने लगी, आरी क्लासिक। प्रोडक्शन इकोनॉमिकल और स्ट्रीमलाइन हुई और आरी ने क्लासिक लॉन्च कर दी। ये एक बड़ा गैम्बल था, एक ऐसा गैम्बल जो कि या तो आरी को सेव कर सकता था या डुबा सकता था। बट फेल होने का कोई रीजन था नहीं क्योंकि आरी क्लासिक एक बहुत ही रिलायबल और बहुत पावरफुल मोटरसाइकिल। और भैया ये जो बाइक जिस पे मैं बैठा हूँ यही है आरी क्लासिक 350। ऑल्दो ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है बट फिर भी ये अब तक प्रोडक्शन में है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कितनी सक्सेसफुल रही। ये बाइक इंडिया में बहुत फेमस हुई। यूके तो हाथ मलता रह गया कि भाई साहब ये इंडिया ने क्या कर दिया। सेल्स 2010 से 2014 तक आसमान छू रहा। 50,000 यूनिट से
5,90,000 यूनिट्स तक 2014 में इसी बाइक की सेल्स। ज्यादातर सीईओज इस बात की पार्टी अंबानी के बेटे की शादी की तरह देते, पर सिद्धार्थ लाल ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने थोड़े पैसे नॉर्थ अमेरिका में कंपनी की एक ब्रांच खोलने में और नया डिजाइन और रिसर्च सेंटर जो कि उन्होंने यूके में सेटअप किया ये लगा दिया। इंग्लैंड में जहां ट्रायम्फ मोटर्स का हेडक्वार्टर्स है वहीं पे उन्होंने आरई का एक ब्रांच सेटअप। पैसा और भी बढ़िया तरीके से उन्होंने तब यूज किया जब उन्होंने हार्ले के प्रीवियस सीनियर मैनेजर रेड कोप्स को नॉर्थ अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया। पियरे टबलैंच को डुकाटी से छीनकर यूके का हेड ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन बनाया। जेम्स यंग और साइमन वॉरबटन को हेड्स बनाया इंजन और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, जो कि उन्होंने सीधे ट्रायम्फ से ही ले लिए थे। और ऊपर से उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो कि वो खुद इंडिया में कर रहे थे, जैसे कि माउंटेन बाइकिंग और क्रॉस कंट्री रन स्पॉन्सर करना, अपनी टीम में बाइकिंग कल्चर और कस्टमर्स को ट्रैवल करने के लिए मोटिवेट करना, खुद एक्सटेंसिवली ट्रैवल करना आरई पे ही और ऑर्गेनाइज करना एनुअल इवेंट्स और राइड्स। इतनी बढ़िया हायरिंग और एक कॉमन बेस प्लेटफॉर्म ने आरई की मोटरसाइकिल को मार्केट में ऐसी ग्रोथ दिलाई जो शायद सिद्धार्थ लाल ने खुद भी इमेजिन नहीं करी। भाई साहब, आज के टाइम पे रॉयल एनफील्ड पे हीरो बैठ के आते हैं, ऐसी इमेज क्रिएट हो चुकी थी। इंडिया में आरई मतलब मासी। बॉलीवुड, आर्मी और बॉडी बिल्डर टाइप लॉन्डो ने सब ने मिलके आरई को वो बना दिया जो सिद्धार्थ लाल चाहते थे, डिजायर। आगे इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल जीटी, ऐसे डिजाइन्स आ गए और फिर हिमालयन ने कहर ढाया। क्लासिक 350 और 500 कॉन्टिन्यूटी में चलती रही और बुलेट 350, बुलेट 500 भी मार्केट में आ गई। और ये सब सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे था। डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आरई अपनी बाइक्स बनाता है। आरई की बाइक्स आप भी खरीदना चाहते हैं, मैं भी खरीदना चाहता हूँ। पूरे इंडिया में मैं भी घूमना चाहता हूँ, आप भी घूमना चाहते हैं। तो भाई साहब, ये थी आरई की सक्सेस स्टोरी और आज हम इसी नोट पे खत्म करते हैं। आपसे अगली बार मुलाकात होगी फिर से एक नई कहानी के साथ या फिर एक नए यूजर रिव्यू के साथ। चलो भाई, ये सब तो हो गया, अब लद्दाख चलते हैं। अरे भाई चलो, आओ बैठो।